नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में आज हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मालदीव की पहली यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा, आधारभूत क्षेत्र, स्वास्थ्य और संपर्क जैसी विकास प्राथमिकताओं को साकार करने के लिए मिलकर काम करेगा भारत। आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सीबीआई को अपने राज्य में किसी भी मामले की जांच और छापे के लिए दी गई आम सहमति ली वापस। बीजेपी ने मंशा पर उठाए सवाल, कहा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे को मिलेगा जनता का समर्थन। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। 536 सरपंच हलकों के लिए 427 और 4048 पंच वार्डों के लिए 5951 उम्मीदवार। मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी पहले चरण के वोटों की गिनती। यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के आधार पर परिभाषित होगा किलोग्राम। नई परिभाषा को 50 से ज्यादा देशों ने सर्वसम्मति से दी मंजूरी। 1889 के बाद पहली बार बदलाव, नए किलोग्राम के मई 2019 तक आने की उम्मीद। और विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार शुरुआत। एल सरिता देवी ने 60 किलोग्राम भार वर्ग और मनीषा मौन 54 किलोग्राम भार वर्ग में लगाया जीत का पंच। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारत की ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत आज। सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुकी हैं दोनों टीमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के लिए नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी पहली मालदीव यात्रा होगी। मालदीव में नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह आज शपथ लेने वाले हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मालदीव दौरे के साथ ही प्रधानमंत्री के तौर पर वो दक्षिण एशिया के सभी देशों का दौरा पूरा कर लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव समेत उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मालदीव जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के नए राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मालदीव यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि भारत सोलिह की अगुवाई वाली नई मालदीव सरकार को उनकी विकास प्राथमिकताओं, विशेषकर आधारभूत क्षेत्र, स्वास्थ्य देखभाल, संपर्क और मानव संसाधन विकास को साकार करने के लिए मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि मालदीव में हुए हालिया चुनाव लोकतंत्र, कानून का शासन और समृद्ध भविष्य के लिए लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक स्थिर, लोकतांत्रिक, समृद्ध और शांतिपूर्ण मालदीव गणतंत्र देखना चाहता है। उन्होंने चुनाव में सोलिह को उनकी जीत के लिए बधाई दी और उनका कार्यकाल सर्वोत्तम रहने की कामना भी की। आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सीबीआई को अपने राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली है। ममता बनर्जी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपना समर्थन जताते हुए केंद्र के एनडीए सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। दोनों राज्य सरकारों के इस फैसले के बाद अब सीबीआई को किसी भी काम के लिए आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले संबंधित राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। प्रदेश सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत उस आम सहमति को वापस ले लिया है जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के सदस्यों को सूबे के भीतर अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए दी गई थी। 1989 में पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने सीबीआई को आम सहमति दी थी। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश और पश्चिम सरकार के इस फैसले को भ्रष्टाचार, वित्तीय गड़बड़ियों और अन्य आपराधिक कृत्यों को बचाने की दुर्भावनापूर्ण कवायद बताया है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि राज्य सरकार ने सीबीआई में हालिया घटनाक्रम का हवाला कमजोर बनाने के तौर पर किया जा रहा है। उसकी मंशा भ्रष्टों को बचाने और भ्रष्टाचार
और आपराधिक कृत्यों में शामिल लोगों और संगठनों को राजनीतिक संरक्षण देने की है। While Chandrababu Naidu seems to have received inspiration from Rahul Gandhi, Mamata Banerjee is receiving inspiration from Chandrababu Naidu, because they all want to protect the corrupt, they all want to indulge in wanton loot and corruption, and there is a coalition of this corrupt interest that is taking place in this country, and we are therefore not surprised that they are learning from each other how to deceive people and how to evade taxes and how to indulge in public loot and corruption. सीबीआई विवाद के बीच छुट्टी पर भेजे गए डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी की गोपनीय रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की कुछ और जांच की जरूरत है। सीवीसी को आगे की जांच सोमवार तक जमा करने को कहा गया है। कोर्ट ने सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को देने का आदेश दिया और उनसे सोमवार तक जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीवीसी की रिपोर्ट की कॉपी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी देने को कहा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को इसकी गोपनीयता भी बरकरार रखने की हिदायत दी है, लेकिन कोर्ट ने राकेश अस्थाना की रिपोर्ट की कॉपी मांग ठुकरा दी। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। सीवीसी ने 12 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी थी। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और दोनों की लड़ाई सार्वजनिक होने पर केंद्र सरकार ने इसमें दखल दिया था और दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया था। आलोक वर्मा ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी है। वो जो रिपोर्ट सीवीसी को देने के लिए बोला गया था, जो कि पिछले सोमवार को दी गई थी, इस सोमवार को, वो उन्होंने पढ़ ली थी जजों ने, और उन्होंने बोला कि इस रिपोर्ट में कई चीज़ें आलोक वर्मा के हक में लिखी गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनके खिलाफ भी लिखी गई हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में बोला है कि अभी और उनको इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। कोर्ट में आज सुनवाई हुई और जो सील्ड कवर की रिपोर्ट थी वो कोर्ट ने पढ़ी होगी, तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि रिपोर्ट में डायरेक्टर के कुछ हक में भी है और कुछ खिलाफ भी है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फर्दर तहकीकात शायद हो। इसलिए डायरेक्टर के वकील को कहा गया है कि वो अपना जवाब पेश करें, तो वो जवाब सोमवार को देंगे और अगली हियरिंग जो है वो मंगलवार को होगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जिसके तुरंत बाद वोटों की गिनती का काम भी शुरू हो जाएगा। पहले चरण के चुनाव में 536 सरपंच हलकों के लिए 427 उम्मीदवार और 4048 पंच वार्डों के लिए 5951 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ये चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहा है। कश्मीर घाटी के 6 जिलों, जम्मू क्षेत्र के 7 जिलों और लद्दाख क्षेत्र के 2 जिलों के कुछ पंचायतों में पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में 9 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में 58 लाख से ज्यादा मतदाता 316 ब्लॉकों में 35,096 पंचायत सदस्यों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 9वें चरण का मतदान 11 दिसंबर को होगा। इससे पहले 2011 में 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हुए थे। और अब बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इस दौर में राज्य विधानसभा की 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 4 पीढ़ियों तक शासन किया, लेकिन उसका हिसाब नहीं दिया। ऊपर से हमसे हिसाब मांग रहे हैं। साथ ही बीजेपी देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना एक मंत्र को लेकर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास।
पहले चरण में हुए शानदार मतदान के लिए प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता की तारीफ की और कहा कि ये दूसरे दौर के मतदान करने वाली जनता के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। प्रथम चरण के मतदान में लोगों का उमंग, लोगों का उत्साह और विकास के लिए वोट देने का जो संकल्प था वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। उंगलियां काट देने की चुनौती देने वालों को लोगों ने जो जवाब दिया है वो छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियों के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने कल बगतरा विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने प्रदेश में बीएसपी के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की। बीएसपी छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। यदि गठबंधन को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मुझे वैसे पूरा भरोसा है कि हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी। यदि नहीं भी मिली तो हम ना कांग्रेस के साथ जाएंगे ना बीजेपी के साथ जाएंगे, विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन इन पार्टियों को ना हम सरकार बनाने के लिए समर्थन देंगे और ना हम इनसे समर्थन लेंगे। छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसके अध्यक्ष अजीत जोगी से बात की हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने। निकल रहे हैं और जोगी कांग्रेस जिसको कहा जा रहा है वो एक अपने आप में एक तीसरा कोण बनता हुआ यहाँ छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छा हमारा और मायावती जी का और सीपीआई का गठबंधन अपने दम पर बहुमत लाएगा। 15 साल रमन सिंह सरकार के हुए यहाँ पर और कांग्रेस हमेशा अपोजिशन में रही है। इस बार आप क्या अपने आप को एक थर्ड फ्रंट मानते हैं, तीसरा फैक्टर मानते हैं? हम पहला फैक्टर मानते हैं अपने आप को। सर एक दूसरा आखिरी सवाल है कि आप ये बताइए कि क्या नुकसान आप ज्यादा बीजेपी कांग्रेस किसका कर पा रहे हैं इस बार? दोनों का। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में भी सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली के बाद मध्य प्रदेश के शहडोल और ग्वालियर में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने शहडोल की जनसभा में कहा कि एक तरफ 54 साल का मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन और दूसरी तरफ 15 साल का बीजेपी शासन। कोई भी पैमाना हो, शिक्षा हो, आरोग्य हो, गांव का विकास हो या शहर का, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने जो 15 साल में किया है वो कांग्रेस 54 साल में नहीं कर पाई। साथ ही प्रधानमंत्री ने शहडोल की जनता से कहा कि हमने वादा किया है कि 2022 तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार को बिना घर का नहीं रहने देंगे और हर परिवार का अपना घर होगा। आपके सामने साफ है, 15 साल बनाम 55 साल, और मैं हैरान हूं। अरे और भी एक कंपैरिजन आप करें, जरूर करें। मोदी का भी हिसाब आपको मांगना चाहिए। मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? संकोच मत कीजिए, मोदी को भी हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसके लिए भी मैं आपसे आग्रह करता हूं। उनकी 4 पीढ़ियों की सरकार है, एक ही परिवार की 4 पीढ़ी ने देश को क्या दिया, एक चाय वाले ने 4 साल में क्या दिया। आ जाओ, हो जाए मुकाबला। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल दूसरे दिन भी मध्य प्रदेश में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अमित शाह ने टीकमगढ़, सागर और दमोह में चुनावी सभाएं की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों की सराहना की और कांग्रेस राज में मध्य प्रदेश का खस्ता हाल बयां किया। उन्होंने कहा कि जिस मध्य प्रदेश को कांग्रेस बीमारू राज्य के रूप में छोड़कर गई थी, वही मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य बन चुका है। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास करने का काम किया है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य गिना जाता था, उसका विकास दर GDP -4%।
पूरे देश के अंदर कांग्रेस का शासन था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था। श्रीमान दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, -4% पर विकास दर छोड़कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने -4% से बढ़ाकर 10.8% 15 साल तक एवरेज विकास करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कल मध्य प्रदेश में सागर जिले के देवरी, मंडला और सिवनी जिले के बरघाट में जनसभाएं की। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के शासन में शिक्षा का पूरा ढांचा नष्ट हो गया है और गलत लोगों को जेल में डाल दिया गया। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल, दो सवाल है, बड़े सवाल। एक सवाल रोजगार का। मध्य प्रदेश के युवा, हर जात के युवा, हर धर्म के युवा, हर डिस्ट्रिक्ट के युवा, हर गांव के युवा, हर शहर के युवा एक चीज कहते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 15 साल में हमें रोजगार नहीं दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत की अगुवाई में चुनाव आयोग का दल आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम ने उदयपुर में जोधपुर, कोटा और उदयपुर के जिला चुनाव अधिकारियों के साथ मतदान के प्रबंधों की समीक्षा की। चुनाव आयोग ने कल शाम जयपुर में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आनंद कुमार से चुनाव को लेकर सभी प्रकार की तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ ही पुलिस अधिकारियों से चुनाव में सुरक्षा, कानून व्यवस्था के इंतजामों की विस्तार से जानकारी ली। आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। आज चुनाव आयोग का दल चुनाव से जुड़े विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी पहले ही 86 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इस तरह 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए पार्टी ने अब तक 93 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हाल ही में भंग हुई तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के 5 विधायक थे और उन सभी को पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले के तुरंत निपटारे के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दी है। विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट महिला और बाल मंत्रालय को भेज दी है और निर्भया कोष से संबंधित समिति ने इसे मंजूरी दी है। इन अदालतों के गठन पर 767 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पहले चरण में 9 राज्यों में 777 विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। दूसरे चरण में शेष 246 अदालतों का गठन किया जाएगा। तमिलनाडु में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान गज कमजोर पड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात की और केंद्र की तरफ से राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तमिलनाडु में गज तूफान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना भी जताई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि तूफान से प्रभावित तमिलनाडु के लोगों को सभी संभव मदद पहुंचाने के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं। कल सुबह तूफान ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम और वेदारण्यम के बीच तट को पार किया था। इसके असर तटीय इलाकों में इसके असर से तेज आंधी और बारिश हुई। तूफान से तटवर्ती इलाकों में 13 लोगों की मौत हुई है। तूफान पीड़ित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी से बात की और तूफान से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली और तमिलनाडु को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। संसदीय हिंदी परिषद की ओर से आयोजित राष्ट्रभाषा उत्सव के मौके पर हिंदी की बढ़ती ताकत के साथ कई चुनौतियों पर फोकस रहा। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में हिंदी हमारा स्वाभिमान विषय पर कई दिग्गजों ने अपने विचार रखे। उनका मानना था कि हिंदी ताकतवर तो हो रही है, लेकिन अपनी भाषा को हम आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ उस हद तक नहीं जोड़ पाए हैं। राज्यसभा सांसद और संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण जटिया इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। समारोह में विख्यात हिंदी सेवी डॉक्टर गुरुचरण सिंह, प्रत्युष वत्सला,
रमेश सबरवाल और अमेरिका की हिंदी सेवी अनीता कपूर को राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर हिंदी के सम्मान में कविताएं पढ़ी गईं। वहीं संतोष खन्ना और शिखा कौशिक की पुस्तकों का भी लोकार्पण किया गया। ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कल मुंबई के राजभवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उनके साथ आए व्यापार, निवेश और शहरी विकास से जुड़े अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत में शहरीकरण में तेजी आई है। सरकार की स्मार्ट सिटीज, अमृत मिशन, सभी को आवास जैसी पहल शहरों में बेहतर सुविधाएं और सस्ते मकान मुहैया करा रही है। उपराष्ट्रपति ने शहरों के आधुनिकीकरण को आर्थिक विकास की अहम कड़ी बताया। आदिवासियों की कला, संस्कृति, खान-पान और व्यापार के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड ने महोत्सव का आयोजन किया। 23 राज्यों के आदिवासी इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव में 100 स्टॉल के माध्यम से लोग आदिवासी हस्तशिल्प कला, चित्रकला, कपड़े, गहने की खरीदारी कर सकते हैं। आदि महोत्सव का उद्देश्य देश के लोगों को आदिवासियों की कला और संस्कृति से अवगत कराना है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। दूर दूर से आए साधु और श्रद्धालु परिक्रमा में हिस्सा ले रहे हैं। 14 कोसी परिक्रमा 5 दिन तक लगातार चलेगी। परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कार्तिक पूर्णिमा मेला में 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन होता है। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की 6ठी पुण्यतिथि के मौके पर शिवसेना आज बाल ठाकरे स्मारक के लिए भूमि पूजन करेगी। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे समेत प्रमुख नेताओं ने बीएमसी प्रमुख अजय मेहता और अन्य अधिकारियों से इस बारे में मंगलवार को चर्चा की थी। मुलाकात के दौरान स्मारक के समारोह पर चर्चा की गई थी। वैज्ञानिकों ने किलोग्राम की परिभाषा बदल दी है। नई परिभाषा को 50 से ज्यादा देशों ने सर्वसम्मति से मंजूरी भी दे दी है। वर्तमान में इसे प्लैटिनम से बनी एक सिल के वजन से परिभाषित किया जाता है, जिसे लीग्रांड कहा जाता है, लीग्रांड के कहा जाता है। ऐसी एक सिल पश्चिमी पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स यानी BIPM के पास साल 1889 से बंद है। फ्रांस के वर्साइल्स में वेट एंड मेजर्स पर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कई वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इसमें किलोग्राम की परिभाषा बदलने के लिए वोट किया गया, जिसके बाद इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। ज्यादातर वैज्ञानिकों का पक्ष था कि किलोग्राम को यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के आधार पर परिभाषित किया जाए। जो बदलाव हुआ है वो लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन उद्योग और विज्ञान में इसका व्यवहारिक प्रयोग होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ सटीक माप होने की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में किलो 7 बेसिक यूनिट्स में से एक है। भविष्य में किलोग्राम को किबल या वॉट बैलेंस का उपयोग करके मापा जाएगा। एक ऐसा उपकरण जो यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करके सटीक गणना करता है। ऐसा होने के बाद किलोग्राम की परिभाषा न से बदली जा सकेगी और न ही इसे कोई नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। नए किलोग्राम के मई 2019 तक आने की उम्मीद है। Well, it was an easy decision to make, but only after 30 years of very hard work, 30 years of many scientists working in different laboratories in our 60 different member states to get their scientific equipment working together so that it all produces the same results at the international level. We've known for the last year that this has been achieved, so as we approach the decision today, we were very confident that this is something that states over the whole world can agree on. बात खेलों की। सरिता देवी और मनीषा ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की दिग्गज मुक्केबाज सरिता देवी ने चैंपियनशिप का आगाज जीत के साथ करते हुए 60 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सरिता ने स्विट्जरलैंड की सैंड्रा डियाना ब्रगर को 4-0 से मात दी। वहीं दूसरे मुकाबले में युवा खिलाड़ी मनीषा मॉन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के क्रिस्टीना क्रूज को 54 किलोग्राम भार वर्ग मुकाबले में 5-0 से मात दे दी। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में भारतीय पहलवान रवि कुमार ने फाइनल में जगह बना ली है।
रवि कुमार ने कल उज्बेकिस्तान के जहांगीर मिर्जा तुरोबोव को हरा दिया। इससे पहले रवि कुमार ने सेमीफाइनल राउंडर में तुरोबोव को 10-8 से हराया था। आज होने वाले फाइनल मुकाबले में उनका सामना जापान के तोशिहिरो हासेगावा से होगा। और वहीं आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला गुआना में खेला जाएगा। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारत ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड, दूसरे मैच में पाकिस्तान और तीसरे मैच में आयरलैंड को मात देकर जीत की हैट्रिक लगाते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी 3 मैचों में 3 जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के लिए ये मैच सेमीफाइनल की तैयारी के लिहाज से अहम होगा। और बात करेंगे खास शख्सियत की। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर सारा देश उन्हें याद कर रहा है। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को लाहौर में हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में शुमार थे। लाला जी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों ने ही सबसे पहले देश में स्वराज की आवाज बुलंद की। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर लाजपत राय ने सामाजिक आंदोलनों को भी दिशा दी। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 1928 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी सेनानी, शिक्षाविद, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय के बलिदान ने आंदोलन को क्रांतिकारी दिशा दी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। एक ब्रेक के बाद विशेष में आप देख सकते हैं मुंह का कैंसर। नमस्कार।